हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ कपल इन जर्मनी में। तो हम बनाते हैं वीडियोस रिलेटेड टू लाइफ, ट्रैवल, स्टडी एंड जॉब्स इन जर्मनी। तो हमें इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे लोगों के डीएम आए थे कि नर्सिंग रिलेटेड जॉब्स के क्या स्कोप है जर्मनी में। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो इसी बारे में है कि व्हाट आर द नर्सिंग जॉब्स और व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग जॉब्स इन जर्मनी। तो आज के वीडियो में है हमारे साथ लक्ष्मण, जिन्हें इंडिया से ही नर्सिंग की जॉब जर्मनी में लग गई थी। तो वो पिछले 2 साल से यहाँ पे एज ए नर्स जॉब कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में वो बताएंगे कि ये सारी प्रोसीजर कैसी होती है, नर्सेस के लिए जर्मनी में सैलरीज क्या होती है और वीज़ा के रेगुलेशंस। और इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू लक्ष्मण हमारे चैनल में आने के लिए। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि क्या आपका बैकग्राउंड था इंडिया में और अभी आप क्या कर रहे हैं जर्मनी में। मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने अपने इंडिया में अपना बेसिक एजुकेशन मेरी इंडिया से हुई है। मैंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है हैदराबाद से। और मैंने इंडिया में अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में मैंने एक मल्टी हॉस्पिटल में काम किया था, जिसमें बोन मेरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट, ये रिलेटेड टू ओंकोलॉजी से है। तो ये एक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें मैंने काम किया था। उसके बाद में मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम किए हैं। जैसे मैंने नोटअपनामे, इन जर्मन में बोलते हैं नोटअपनामे, तो अपने इंग्लिश में इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इंटेंसिव डिपार्टमेंट और न्यूरो डिपार्टमेंट, डिटेल में बोलो तो मैंने लगभग सभी डिपार्टमेंट में काम कर रखा है इंडिया में। जर्मन मोटिवेशन, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं। मैंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की तो मैं बहुत से अपने फ्रेंड्स से मिला, बेसिकली फ्रॉम साउथ से। जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे साउथ से थे, केरला से, तो हम लोगों ने साथ में की थी, नर्सिंग की थी। नर्सिंग करने के बाद में मैंने अपने बहुत से फ्रेंड्स से मिला, तो उन्होंने जर्मन सीखना स्टार्ट किया। उस टाइम पे मैंने इतना सोचा नहीं था कि मेरा भी ड्रीम होगा और मेरा भी फाइनल स्टेज होगा जर्मनी जाने का, लेकिन मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तो वो लोग जाने के बाद में उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, जर्मनी ऐसा है, आप भी एक बार ट्राई करके देखो, जर्मनी में ये स्कोप है, नर्सिंग के लिए अच्छा है। तो फिर मैंने एक बार सोचा चलो करते हैं। तो मैंने 2018 में मैंने ना जर्मन सीखना स्टार्ट किया था, जनवरी मंथ में ऐसा कुछ स्टार्ट किया। तो अभी आपका जर्मनी में एग्जैक्टली टाइटल क्या है? मैं यहाँ पे क्रांकन फ्लैगर हूँ। एग्जैक्टली क्रांकन फ्लैगर जर्मन में बोलते हैं, जैसे अपने इंडिया में बोलते हैं मेल नर्स, तो यहाँ पे बोलते हैं क्रांकन फ्लैगर। बॉयज़ को बोलते हैं क्रांकन फ्लैगर और सिस्टर्स को बोलते हैं जैसे क्रांकन स्वेस्टर। तो मैं यहाँ पे फ्लैगर हूँ। एग्जामिनेट जैसे अपनी दूसरी भाषा में बोलते हैं, तो जर्मन में एग्जामिनेट बोलते हैं। तो अभी आपने कहा कि आप क्रांकन फ्लेगर हैं, आप ये जो रोल है इसके बारे में क्या आप इलेबोरेट कर सकते हैं? आपके डे टू डे टास्क क्या होते हैं और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? जब मैं यहाँ पे आया था जर्मनी, तो मैंने अपना यहाँ पे काम स्टार्ट किया था इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो मैंने वहाँ पे 2 महीने तक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम किया था। उसके बाद में ऑन्को डिपार्टमेंट में गया, तो वहाँ पे मुझे अच्छा भी लगा। और मेरे जितने जो साथ करने वाले मिटार बैटर जो, तो मेरी कॉलीग, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया उसके लिए, तो मेरे को पसंद आया। तो अभी मैं एकदम फिट हूँ ऑन्को डिपार्टमेंट है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ किसी अपने आप में कर सकता हूँ, किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या चीज़ है, क्या डे टू डे टास्क। जैसे यहाँ के सुबह की ड्यूटी स्टार्ट होती है, सुबह 6 o'clock मॉर्निंग में हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती है। तो हम सबसे पहले जैसे विटाल मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिकामेंट होते हैं जो पेशेंट को मेडिकामेंट देते हैं। उसके बाद में जैसे होता है तो विजिटर्स होते हैं, अपने इंडिया में बोलते हैं डॉक्टर राउंड्स, यहाँ पे बोलते हैं विजिटर राउंड्स। तो हमें उनके साथ में जाना पड़ता है। तो हर एक पेशेंट की हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि किस पेशेंट को लास्ट 24 आवर्स में कौन सी प्रॉब्लम हुई थी। तो हमें सेकंड डॉक्टर को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का जो डॉक्टर होता है वो भी होता है हमारे साथ में, तो हमें उनको डिटेल में बताना पड़ता है, ये 24 आवर्स में उनके साथ में ये हुआ था, ये प्रॉब्लम्स हुई थी। तो वो प्रॉब्लम्स हमें बतानी पड़ती है उनको। बताने के बाद में फिर वो उनको विजिट करते हैं पेशेंट को, तो फिर ऑलरेडी वो बताते हैं मैं आपको लास्ट 24 आवर्स में ये प्रॉब्लम तो ये हुई थी, एज पर प्लान हम ये मेडिकेशन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं। उसके बाद में जैसे विजिटर जाते हैं तो हमारा सेकंड ऑप्शन होता है कीमोथेरेपी। किन किन पेशेंट को कीमोथेरेपी चाहिए, तो उसके लिए हमें फॉरवर्ड अटेंड करता है। जैसे अपने इंग्लिश में बोले तो, हिंदी में बोले तो प्रिपेयर करना पड़ता है। वो चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है। प्रिपेयर करने के बाद में हमें जितने भी जो पेशेंट होते हैं उनके लिए प्री मेडिकेशन होते हैं। जैसे यहाँ पे जर्मनी में होता है फॉर लाउफ, एंड हिंदी में बोलते तो अपने प्री मेडिकामेशन, जो कीमो से पहले जैसे वॉमिटिंग के लिए हो,
उल्टी होती है उसके लिए कुछ कॉन्ट्रा मेडिकेशन होते हैं, वो मेडिकेशन हमें देने होते हैं। वो हमें देने के बाद में हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमने ऑलरेडी प्री मेडिकेशन दे दिया, अब आप कीमोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे ही अपने कुछ कीमोज होते हैं, जैसे नॉर्मल सलाइन के साथ चलते हैं, तो कुछ कीमोज होते हैं ग्लूकोजा के साथ में चलते हैं। जैसे एक बोतल खत्म होती है तो हमें हमारे पास एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के हिसाब से हमें प्लान के हिसाब से नाजल या ग्लूकोज है वो सब चेंज करने पड़ते हैं। चेंज करके तो फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। थैंक यू, आपने काफ़ी डिटेल में आपका जो डे टू डे टास्क है वो बताया। तो यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है, जनरली इंडिया में हम मेल नर्सेस नहीं देखते, मतलब मैंने तो आज तक नहीं देखा है। तो इंडिया में शायद ये एक स्टीरियोटाइप है। तो जर्मनी में क्या आपने ऐसा स्टीरियोटाइप फेस किया था, या क्या कहूँ एक तरह का कुछ डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था कि आप मेल होके नर्सिंग फील्ड में आ गए हैं? नहीं नहीं नहीं, जर्मनी में ऐसा कुछ मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया। यहाँ पे सब लोग इक्वल्स होते हैं, सबके राइट्स बराबर होते हैं, चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जर्मनी में। हर चीज़ आपको बराबर मिलती है। जितने मेरा राइट है उतना जो सिस्टर्स होती हैं, जो क्रांकन उनके राइट्स होते हैं। यहाँ पे किसी को भी अपन नहीं बोल सकते आप ये हो वो, ये किसी कहीं पे भी नहीं। जर्मनी में हर एक के लिए बराबर राइट्स होते हैं, सबके राइट्स होते हैं। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट जाके बोल सकते हो आपके सेफ को, इंचार्ज को, भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है इस आदमी से, या किसी से भी कुछ प्रॉब्लम है, तो सबके राइट्स होते हैं यहाँ पे। अभी जैसे आपने बताया कि आपने बैचलर्स किया और आप जर्मनी में आ गए, पर क्या ऐसी चीज़ कोई होती है कि अगर आपको अच्छी प्रमोशन चाहिए या अच्छे रोल्स चाहिए तो उसके लिए मास्टर्स ज़रूरी है, या किसी का अगर इंडिया में बैचलर से अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो दैट इज़ सफिशिएंट? एक्चुअली जर्मनी में अगर एक्सपीरियंस आपको है इंडिया में तो वो सबसे अच्छी बात है, लेकिन जर्मनी में एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर नहीं करता। आपको है ना प्रेजेंट स्किल्स देखते हैं। जैसे आप यहाँ आने के बाद में आप में कितनी क्षमता है काम करने की, वो आपको 3 महीने का एक आइन आर्बाइटुंग देते हैं। जैसे किसी के साथ में काम करना होता है आपको 3 महीने का, उस 3 महीने में आपको ना डिफरेंट लोग है ना अनएक्सेप्टेबल, जो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपको नोटिस करते रहेंगे। आपको ऐसे कुछ बंदे ऐसे होंगे, कुछ आपके साथ काम करने वाले ऐसे होंगे जो आपको पता भी नहीं चलने देंगे, लेकिन वो आपकी एक छोटी सी मिस्टेक है हर एक चीज़ को नोटिस करते रहेंगे। उस 3 महीने में आपका पता चलेगा आपकी कितनी कैपेसिटी है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। वो उसको बोलते हैं आयन आर्बिटिंग, जिसके साथ में आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, लेकिन आप किसी दूसरे बंदे के साथ में काम करते हो, या किसी बंदी जैसे भी जर्मन होता है, इंडियंस हुआ, ऑस्ट्रेलियन, कोई भी हो, किसी के साथ में आपको काम करना होता है, उनके साथ में काम करना होता है, तो आपको वो नोटिस करते रहते हैं। उस 3 महीने के हिसाब से आपको पता चलता है आगे की आपकी क्या प्रक्रिया है क्या नहीं है। तो एक आईएनआर बैटिंग होता है, सबके लिए होता है यार। अगर आपको किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है इंडिया में तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि जर्मनी में टेक्निक न्यू है, हर चीज़ नहीं है, लेकिन 80% तो वही प्रोसीजर चलते हैं। 20% न्यू टेक्निक है, न्यू चीज़ें वो अलग है, बाकी एक्सपीरियंस चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं इंडिया में, क्या हर एक चीज़ इंग्लिश में लिखी होती है, यहाँ पे इंग्लिश में नहीं होती, यहाँ पे जर्मन में होती है। कुछ जर्मन वर्ड्स ऐसे होते हैं अपने को आके भी अपने को डाउट होते हैं कि यार ये सही होगा नहीं होगा, सही होगा नहीं, तो उन सब चीज़ों के लिए अपने को 3 महीने का टाइम चाहिए। उन 3 महीनों में अपने परफेक्ट हो, 100% ले परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन 80 to 9% अपन काम कर सकते हैं। ओके, तो अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं अगर किसी को इंडिया से जॉब चाहिए जर्मनी में। तो अनरकेनुंग ये काफ़ी सुना हुआ है, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है, और किसी नर्स को इंडिया में कुछ एक्रेडिटेशन, कुछ लाइसेंसेस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है क्या? हाँ, तो आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ अनारकनून क्या होता है। जैसे अपने इंडिया में 2 तरह का होता है, एक तो होता है आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, एक होता है स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। सेम वहाँ से अपने को एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको बोलते हैं अनारकनून यहाँ जर्मनी। तो जर्मनी में भी यही होता है सेम, जर्मन नर्सिंग काउंसलिंग होती है और स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग होते हैं। तो वहाँ पे अपने को अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद में अपने को एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको बोलते हैं हम उरकुंडे। जैसे अपने इंडिया में मिलता है लाइसेंस, उसको हम बोलते हैं उरकुंडे। उसके लिए एक प्रोसेस होता है। जैसे अपन इंडिया में अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद में सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं नर्सिंग काउंसलिंग में फॉर तो अपने लाइसेंस लेने के लिए, वहाँ पे जर्मनी में भी अपने को अपने सर्टिफाइड करने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। लेकिन गुड चीज़ ये है, अभी जर्मन में इससे पहले अपने को क्या अपने सर्टिफिकेट पूरे ट्रांसलेट करने पड़ते थे जर्मन में, अभी ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है हेसन स्टेट में। ये सिर्फ हेसन में, दूसरे स्टेट में तो अभी भी आपको जर्मन में ट्रांसलेट करने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट, लेकिन हेसन स्टेट में आपको इंग्लिश में भी एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं मोस्टली 5 to 6 सर्टिफिकेट है वो इम्पोर्टेंट्स होते हैं। फर्स्ट मैं बता दूं आपको बर्थ सर्टिफिकेट होता है अपना, 10th क्लास सर्टिफिकेट, 12th क्लास सर्टिफिकेट, नर्सिंग के जितने भी मार्क लिस्ट होते हैं वो होने चाहिए अपने। उसके अलावा अपने को ये नर्सिंग का जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है अपने को एक यूनिवर्सिटी से मिलता है डिग्री सर्टिफिकेट,
वो होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड मार्क मेमो। ये सर्टिफिकेट कंपलसरी होते हैं। ये होने के बाद में अपने को कुछ चीज़ों की होता है, जैसे अपने इंग्लिश में अगर एक्सेप्ट करनी हो तो अपने को जर्मन एम्बेसी होती है जो इंडिया में होती है, वहाँ से अपने को अटेस्टेशन कराने पड़ते हैं। अटेस्टेशन कराने के बाद में अपने को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना तो हमें अपने को जर्मन में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना अपने को किसी दूसरे बंदे से कुछ करवाने की पड़ेगी, क्योंकि जर्मन की जितने भी जो अनारकनून ऑफिस होते हैं, अगर इंडियन एम्बेसी ने जर्मन एम्बेसी ने इंडिया में अटेस्टेशन कर दिया तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे वो चीज़ों को। यहाँ पर आने के बाद अगर किसी को जॉब चाहिए तो उसके लिए हाउस बिल्डिंग वगैरह कुछ करना पड़ता है या नहीं? नहीं, ये ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। आपने इंडिया से अगर BSLR कर रखी है नर्सिंग में या ऐसा कर रखी है तो आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट जॉब मिलेगा। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पे डिपेंड करते हैं कुछ घंटों की, जो आपने पढ़ाई कर रखी है उन पे भी हमारे कुछ घंटे होते हैं। जैसे किसी के घंटे होते हैं 2100 घंटे हैं, किसी को अलग होते हैं। उनके अगर किसी के कम हैं तो उनके 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें भी कोई राइटिंग एग्जाम नहीं होता, मुंडली से जस्ट ओरल एग्जाम होता है। ओरल एग्जाम करने में वो 3 महीने में आराम से क्लियर हो जाता है। जैसे मेरे साथ में हम लोग फर्स्ट टाइम मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे हम 6 लोग आए थे, उनमें से मैं ही एक ऐसा बंदा था जिसको कोई एग्ज़ाम नहीं था। बाकी के 5 मेंबर्स को सबको एक एक एग्ज़ाम होते थे, उन्होंने 3 महीने में सब ने कंप्लीट कर लिए। और जर्मन लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट होती है जनरली? B2 सफिशिएंट है, C1 होगा तो बेटर है, या B1 में भी चल जाता है? बेसिकली बताएं तो B2 इज़ इनफ, मोर एंड मोर इनफ। B2 अगर आपके पास जर्मनी को एंट्री करना है तो B1 भी चलेगा आपको। अगर जर्मनी में एंट्री करना है तो B1 चलेगा, और B2 है तो मोर एंड मोर इनफ, एंड C1 आपको नहीं चाहिए कहीं पे भी। तो फिर अब बात करते हैं आपके एप्लीकेशंस के बारे में। तो आप ये एप्लीकेशन प्रोसेस आपने कैसे की थी वो एक्सप्लेन कीजिए। एप्लीकेशन के लिए तो मैंने सोलो एप्लीकेशन किया था। मैंने किसी एजेंट के थ्रू नहीं किया था, मैंने अपने आप में, मेरे फ्रेंड्स थे तो मैं अपने एक फ्रेंड्स था, मेरे फ्रेंड्स का फ्रेंड वो पाकिस्तान से बिलोंग करता, मैंने उसको अपने डॉक्यूमेंट भेजे थे सारे। तो उन्होंने मेरा अनारकनून का प्रोसेस 90% तक उन्होंने मेरा अनारकनून का प्रोसेस कंप्लीट किया था। उन्होंने मुझे जितने भी जो डॉक्यूमेंट है मैंने पूरे, जब मैं इंडिया में 2019 में मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट इंडिया से ट्रांसलेट किए थे जर्मन में। उस टाइम पे ये रूल्स नहीं थे, उस टाइम पे ना जर्मन ट्रांसलेट कंपलसरी था, तो मैंने ट्रांसलेट करके यहाँ पे भेजे। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी हद तक हेल्प की, 90% तक। तो उन्होंने मेरा अनारकनून कंप्लीट किया। मेरा अनारकनून का टाइम था 6 मंथ। 6 मंथ टाइम पे मैंने नवंबर 2019 में सबमिट किया था, तो मेरे को जून तक मिल गया था मेरा अनारकनून का पेपर्स। अपन जर्मनी में अगर अप्लाई करना चाहो तो हर एक स्टेट, अपन जर्मन में ऐसे कोई कंपलसरी पोर्टल नहीं होता, हर एक स्टेट की एक वेबसाइट होती है। हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं अनारकनून ऑफिस होते हैं, हर एक स्टेट के, जैसे हेसन के अलग होते हैं, बर्लिन के अलग होते हैं, स्टुटगार्ट्स के अलग होते हैं, हानोवर्स के अलग होते हैं। सब आपको जिस स्टेट में जाना उसी स्टेट के लिए आपको अनारकनून ऑफिस में एप्लीकेशन ढूंढना होगा। उसके अगर आप सोलो अप्लाई करना चाहते हो अगर इंडिया से अनारकनून, तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको करना होगा हेसन की जो अनारकनून की वेबसाइट है वहाँ पे जाना होगा, उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद में अपने को जितनी भी अपनी जो डिटेल्स वो फिल करनी होगी, उसके साथ में अपने जितने भी जो सर्टिफिकेट है एम्बेसी से सर्टिफाइड करे हैं उनको अटैच करके डायरेक्ट आपको भेजना होगा अनारकनून ऑफिस को डायरेक्ट। फिर भेजने के बाद में वो आपको बोलेंगे आप किस हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो। तो अगर आपको B2 क्लियर है तो आप कोई से भी हॉस्पिटल में डायरेक्ट एप्लीकेशन भेज सकते हो। वो आपको इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यू करने के बाद में अगर उनको आपको पसंद आया तो वो आपको एक लेटर देंगे, उसमें लिखा होगा कि मैं इस बंदे को हायर करना चाहता हूँ यहाँ पे जॉब करने के लिए। वो लेटर आपको अनारकनून ऑफिस में देना है, तो ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता रहा। इसमें 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। इन मोमेंट अगर आपको लगता है, डाउट होता है कहीं पे मुझे अपना प्रोसेस चेक भी करना है या तो आप अनारकनून ऑफिस की मेल आईडी होती है, उन पे आप मेल भी भेज सकते हो, उनको पूछ भी सकते हो मेरा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, तो वो आपको जवाब भी दे देते हैं। जैसे मैंने अपने प्रोसेस में हर एक 20 दिन बाद में मैंने उनको मेल करता रहा, तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ तक पहुँचा, आपका यहाँ तक पहुँचा। एटलीस्ट 6 महीने में मेरा कंप्लीट हो गया था। जहाँ तक अपने को जॉब है, जॉब इंडिया से मिल जाता है अपने को कॉन्ट्रैक्ट, हर एक चीज़ जब अपन इंडिया में होता है अपने हाथ में होती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स अपने हाथ में होते हैं, रहने के लिए जो वोनूम का होता है उनके कागज भी अपने हाथ में होते हैं, हर एक चीज़ अपने हाथ में होती है। अपना जॉब गारंटी होता है, तब अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाते हैं और अपने को वीज़ा भी मिल जाता है 100%, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। वीज़ा की बात कर रहे हो तो इसमें नेशनल वीज़ा चाहिए, नेशनल D टाइप वीज़ा। क्या आप जानते हैं कि नर्सिंग के लिए अप्लाई करने पे कोई एज लिमिट है क्या, या कोई भी अप्लाई कर सकता है? जहाँ तक मेरा आइडिया है, मेरी एक फ्रेंड है, वो 39 ईयर्स ओल्ड है, ओके। मेरे साथ में आई है।
हम जैसे एक ही महीने में आए हैं जर्मनी में, ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं था। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हम लोगों ने साथ में पढ़ाई भी की थी इंडिया में। तो 39 ईयर्स तक तो मुझे पता है, उसके आगे का मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन यहाँ पे एज लिमिट कोई नहीं होती, ऐसी कुछ नहीं है एज लिमिट आपको। लेकिन 39 ईयर्स ओल्ड मेरी एक फ्रेंड है, वो यहाँ पे जॉब करती है। तो अब बात करते हैं सैलरीज की। तो एज अ नर्स सैलरीज की क्या रेंज होती है? सैलरीज की रेंज जो होती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं। अगर आपको इंटेंसिव में एक्सपीरियंस है, जैसे ओंकोलॉजी में आपको एक्सपीरियंस है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है, उनकी सैलरी कुछ अलग होती है। जो नॉर्मल डिपार्टमेंट होते हैं उनकी सैलरी अलग होती है। जिसमें आपको एक डिटेल दे देता हूँ, जैसे 40 to 50,000 होती है जो नॉर्मल स्टेशन होती है, 40 to 50,000 उनकी होती है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ डिफरेंट डिपार्टमेंट में, मेरा ओंकोलॉजी डिपार्टमेंट, तो मैं उसमें काम करता हूँ, तो हमारी जो सैलरी होती है ईयरली 50,000 to 60,000 यूरो। जर्मनी में ये रूल्स भी एक अलग अलग होता है। जैसे आपको अगर हेसन स्टेट में आओगे तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। इंडिया में जितना भी एक्सपीरियंस होता है वो काउंट नहीं होता, नुल होता है। यहाँ पे आपको फ्रेश लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती है। अगर आप इसी जगह से स्टुटगार्ट जाओगे या बर्लिन में जाओगे तो आपके इंडिया में अगर जैसे 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको कलेक्ट करेंगे। जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं बर्लिन में रहती है और स्टुटगार्ट में रहती है, उन दोनों का ना, एक को 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और एक को 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, दोनों का एक्सपीरियंस काउंट किया गया है। उनको अलग स्टूपे मिला है। जैसे यहाँ पे अलग अलग स्टूपे होते हैं, जैसे P7 स्टूपे, P8 स्टूपे, तो उनको डायरेक्ट में P7 स्टूपे पे आए थे यहाँ पे, लेकिन उनको एक्सपीरियंस जुड़ने के बाद में वो P7 में भी डिफरेंट स्टूपे में चले गए। जैसे मैं आया था तो मैंने भी ट्राई किया था अपने हेसन स्टेट में, मैंने अपने हॉस्पिटल को उनको बताया था मेरे को भी 4.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट भी किए थे उन लोगों को, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया क्योंकि यहाँ पे हेसन में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपने अभी सैलरीज की बात बताई, तो आपको जर्मनी में जॉब मिलने के बाद वीजा कौन सा मिलता है? वर्क परमिट होता है या ब्लू कार्ड होता है? हमें जो वीज़ा मिलता है वो वर्क परमिट मिलता है। वो भी डिपेंड करता है बेस्ट अपॉन हॉस्पिटल पे कि आपको कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कुछ हॉस्पिटल में आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको वीज़ा लॉन्ग वीज़ा मिलता है। जैसे मुझे मिला, मेरा हॉस्पिटल के साथ में अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे 4 ईयर्स का वीज़ा मिला हुआ है। किसी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे 2 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वीज़ा मिलता है। तो मेरा अनलिमिटेड है तो मुझे अनलिमिटेड मिला उसके हिसाब से। ब्लू कार्ड का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है तो जर्मनी में कुछ एजेंसी वर्क्स होते हैं, जैसे अपने इंडिया में भी होते हैं, कुछ एजेंसी के थ्रू नर्सेस काम करते हैं। एजेंसी के थ्रू जो नर्सेस काम करते हैं उनको सैलरी और भी हाई ज़्यादा मिलती है, मेरे से भी ज़्यादा मिलती है। उनकी जो मंथली जो होता है ना, आई थिंक सो 60 to 70,000 ईयरली गिरता है उनको। प्लस उनको ऑटो का जो चार्ज भी होता है, आने जाने का किराया, वो भी मिलता है अलग से। लेकिन उनको जो होते एवरीडे डिफरेंट हॉस्पिटल दे हैव टू वर्क, एक हॉस्पिटल में काम नहीं करना पड़ता। जब उनको हर डेली टास्क मिलते हैं, आज आपको उस हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, आज आपको उस हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तो एवरी डे डिफरेंट हॉस्पिटल दे हैव टू वर्क। एक एरिया मिलता है आपको, ऐसा नहीं कि आपको 50-100 किलोमीटर ऐसा नहीं मिलेगा, आपको एक 20 किलोमीटर का एरिया मिलता है। उसी 20 किलोमीटर के एरिया में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें ही आपको काम करना है। आउट ऑफ 20 किलोमीटर्स में नहीं भेजेंगे। वो 20 किलोमीटर के आपको, अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो उसका आपको आने जाने का किराया जो भी है, वो भी जो मेंटेनेंस का है वो पूरा वो भी एजेंसी देगी आपको। ओके, तो काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि जो सैलरी आपने बताई, पर क्या इसमें खर्चे मैनेज हो जाते हैं? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या कुछ पैसे बचते हैं जो इंडिया भेज सकते हैं? आराम से। मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना चाहूँगा कि अगर आप नर्स हो तो जर्मनी में आ रहे हो तो आपके लिए सबसे बड़ी बेनिफिट होती है वो वॉर्निंग के लिए, रहने के लिए, मकान के लिए। जितने भी नर्सेस आते हैं उनको अटैच मिलता है, हॉस्पिटल से मिलते हैं ये फैसिलिटी रहने के लिए। अगर जैसे आप आईटी फील्ड में हो, कुछ दूसरे फील्ड में हो, तो आपको अलग से ढूंढना पड़ता है, अलग से पे करना पड़ता है। हम लोगों को क्या होता है, जैसे हम हॉस्पिटल के थ्रू आ रहे हैं तो हमें रहने के लिए हॉस्पिटल में जगह मिलती है, तो उनका क्या किराया जो होता है ना वो बहुत कम होता है। जैसे मैं भी अभी रह रहा हूँ, जैसे अभी आप 1 BHK अगर हॉस्पिटल में ढूंढोगे तो आपको 400 to 500 यूरो में आराम से मिल जाएगा। हर चीज़ सेपरेट उसमें आपको अलग से मिल जाएगी, आप आराम से कर सकते हो। जो लेवल्स मेटल होते हैं जो खाने पीने के लिए, उसमें आपको अगर आइडिया दो तो 200 to 300 यूरो इनफ। तो इन गेजाम अगर आप साथ में बोले तो अपने को 600 यूरो इनफ है सब कुछ खाने पीने रहने के लिए। अगर बाकी के पैसे आप आराम से बचा सकते हो, आप चाहो तो इंडिया भेज सकते हो। आप अगर आपके प्लान्स हैं जर्मनी में रहने के लिए फ्यूचर में, या कुछ खरीदना चाहो तो आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो।
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली आपसे। तो अब एक फाइनल मैसेज मैं चाहूँगा कि आप दे हमारे व्यूअर्स को, जिनमें आई एम एज्यूमिंग कि काफ़ी ऐसे लोग भी होंगे जो नर्सिंग फील्ड से है, जिन्हें जर्मनी में जॉब एक्सप्लोर करना है, करियर बनाना है। तो क्या एक ऐसा फाइनल टेक होम मैसेज आप उन्हें देना चाहोगे? सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको एक्सपीरियंस है इंटेंसिव यूनिट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ऑन्को डिपार्टमेंट, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको सैलरी में भी बहुत हेल्प है, उसमें आपको 400 से 500 यूरो एक्स्ट्रा मिलेंगे जर्मनी आने के लिए। अगर आप जर्मनी में आ रहे हो तो सबसे बड़ी बेनिफिट है यहाँ पे आपको 10 डेज़ फ्राई मिलती है महीने में, आराम से 10 दिन की फ्राई मिलती है। अगर आप फैमिली के साथ में रहो तो अपनी फैमिली को अच्छा टाइम दे पाओगे। जैसे अपन इंडिया में काम करते हैं तो अपना जॉब लाइफ इतनी हेक्टिक और स्ट्रेसफुल होती है कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में आप अपनी फैमिली को फुल टाइम दे पाओगे, उनके साथ में रह पाओगे। और अगर फैमिली साथ में रहती है उनके साथ में भी आपको बहुत कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे यहाँ पे जर्मनी में। प्लस यहाँ का जो वर्क एनवायरमेंटल है वो सुपर है। थैंक यू लक्ष्मण, आपने काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दी है और मुझे यकीन है कि लोगों को इससे काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच। तो वी होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगा हो। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर हमें इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपके दोस्त हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।